हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गोल अचीवर्स में। और आज के इस लेक्चर में हम लोग अभी अपना जो हमारा टॉपिक चल रहा है मॉडर्न फिजिक्स का, उसे ही कंटिन्यू करेंगे। उसमें हम लोग काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं, बेसिक्स हमारा काफ़ी अच्छे से क्लियर हो चुका है। मैं आपको एक बार थोड़ा सा बता देती हूँ हम क्या क्या पढ़ चुके हैं। अगर आप में से किसी ने कोई हमारा लेक्चर मिस किया है तो उसको आप प्लीज़ चेकआउट कर लीजिए। पहला मैं आपको बताती हूँ, एटॉमिक स्ट्रक्चर हमने पढ़ लिया है। सेकेंड, इसके शायद मैंने आपको क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा नहीं करवाए हैं, बस 4-5 क्वेश्चन लेक्चर के साथ ही करवाए थे, तो मैं इसके क्वेश्चंस आपको और दे दूंगी एंड उसके सॉल्यूशन भी फिर बाद में प्रोवाइड करा दूंगी। उसके बाद सेकंड चैप्टर हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड थर्ड चैप्टर हमने करा है आपका ड्यूअल नेचर ऑफ द लाइट वेव। ड्यूअल लिख देती हूँ। ये दोनों चैप्टर हमने बहुत अच्छी तरह से करे हैं, हमने पूरी थ्योरी बहुत अच्छे से कवर की है, प्लस इनके क्वेश्चंस बहुत अच्छे से किए हैं। इन दोनों चैप्टर्स पे मैंने बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज इसलिए किया है क्योंकि हमारे जो एटीसी का पेपर है, चाहे आप एटीसी का पेपर उठा लीजिए चाहे एओ का पेपर उठा लीजिए, इन दोनों चैप्टर्स के जो फॉर्मूलाज हैं उस पर हमारे बहुत सारे क्वेश्चन बेस्ड आते हैं हमारे इसमें से भी बहुत क्वेश्चन है, जैसे एक एनर्जी वाला फॉर्मूला है या फिर एक जो हमारा रेडियस निकालने का फॉर्मूला है, इन पे भी हमारे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। लेकिन इन दोनों चैप्टर से जो हमारे फॉर्मूलाज बनते हैं उन पे हमारे मैक्सिमम क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं एटीसी और एओ में। इसीलिए मैंने इन दोनों चैप्टर को थोड़ा ज़्यादा वक्त भी दिया है, उनके साथ के साथ बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस भी आपको करवाए हैं। ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मैं इसके भी आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगी। करवा भी चुकी हूँ कुछ। अगर आप और ज़्यादा चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि जैसे हमने इन दोनों चैप्टर्स के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें हैं, इसका भी अगर आप करना चाहते हैं तो मैं इसके भी आपको क्वेश्चन एंड सोल्यूशन प्रोवाइड करवा दूँगी। अब इसके बाद हम मूव करते हैं हमारे मॉडर्न फिजिक्स के ही एक दूसरे चैप्टर की तरफ। हमारे मॉडर्न फिजिक्स के और चैप्टर्स की तरफ जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है कौन सा, एक्सरेज का। ओके, अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो है वो है एक्सरे। ओके, तो एक्सरे से आप लोग क्या समझते हैं, एक्सरे क्या होता है? देखिए, एक्सरे कुछ नहीं है, हमारा एक तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, उसको हम कहते हैं एक्सरे। क्यों हम एक्सरे कहते हैं? क्योंकि एक स्पेसिफिक वेवलेंथ होती है कुछ, इसकी क्या होती है मैं भी आपको बताऊंगी। एक स्पेसिफिक वेवलेंथ होती है, उस वेवलेंथ की हमारी जो रेज होती हैं उन्हें हम कहते हैं एक्सरेज। अब सवाल ये है कि इसे हम एक्सरे ही क्यों कहते हैं। देखिए, हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो स्पेक्ट्रम है, जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की हम जब बात करते हैं तो इसमें हमारे पास बहुत सारी वेव्स हैं जिनको हम अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे हमारी हो गई गामा रे, या फिर एक्स रे, या फिर आप इनकी इंफ्रारेड रे, या फिर आपका अल्ट्रा वायलेट रे, या फिर आपकी रेडियो वेव्स, या फिर आपकी विजिबल लाइट, वो भी इसी का ही पार्ट है। ठीक है, तो ये आपकी विजिबल लाइट आप इसको बोल सकते हैं। तो देखिए, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में आपका वेवलेंथ कह लीजिए, या तो वेवलेंथ के हिसाब से या फिर फ्रिक्वेंसी के हिसाब से, कोई भी आप एक चीज़ को बेस मान के उसके अकॉर्डिंगली आपके जो वेव्स हैं अलग अलग नेचर शो करती हैं। सपोज 2 नैनोमीटर, सपोज हमारा 2 नैनोमीटर अगर आपकी वेवलेंथ है, एक वेव है यहाँ पर वो कुछ एग्जिस्ट कर रही है। फिर 4 नैनोमीटर पे हमारी एक और वेव एग्जिस्ट कर रही है, मगर ये दोनों अपने आप में एक दूसरे से डिफरेंट है। तो हमने इसका नाम रख दिया वेव ए, इसका नाम रख दिया वेव बी। अब ये जो वेव ए है, इसको आप इन फ्यूचर कुछ भी नाम दे सकते हैं, एक्सरे, गामा रेज, यू आर टोटली फ्री। तो सिमिलरली इस तरह से अलग अलग वेवलेंथ पे अलग अलग वेव्स जो एग्जिस्ट करने की, उनको कुछ अलग अलग नाम दे दिए गए हैं। अब किसने किसको क्या नाम दिया, क्यों नाम दिया, इट्स कम्प्लीटली साइंटिस्ट का चॉइस, आप उसमें कुछ कर नहीं सकते। तो बिफोर वी आर गोइंग टू द एक्सरेज, हम एक बार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की कुछ वेव्स देख लेते हैं, जिससे कि हमारा अगर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है डायरेक्टली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम से रिलेटेड कुछ, तो हम उसको कर पाएँ। हमारा क्वेश्चन ज़्यादातर ये बनता है कि हमारा कौन सा वेव किसके बाद एग्जिस्ट करता है, या कौन सा वेव की वेवलेंथ ज़्यादा है, किसकी वेवलेंथ कम है। इस तरह के क्वेश्चंस हमारे जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं एग्जाम में। तो चलिए हम सबसे पहले अपना आपको मैं बता देती हूँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की जब हम बात करते हैं तो हमारी बहुत सी वेव्स एग्जिस्ट करती हैं। मैं आपको उनकी वेवलेंथ बता देती हूँ। वेवलेंथ के बेसिस पे हमने
इनको मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि हमने बेस जो मान लिया है वो वेवलेंथ को मान लिया है यहाँ पर, ठीक है। अब आप पूछ सकते हैं कि हमने फ्रीक्वेंसी को क्यों नहीं माना, तो आपकी चॉइस है, आप फ्रीक्वेंसी को भी मान सकते हैं। फॉर्मूला हमें पता है वेवलेंथ का, c/फ्रीक्वेंसी। आप इसकी हेल्प से फ्रीक्वेंसी के उसमें फॉर्म में भी निकाल सकते हैं। ज़्यादातर आपसे एग्जाम में वेवलेंथ पूछा जाता है, इसीलिए मैं वेवलेंथ फॉर्म में आपको बता रही हूँ। तो सबसे पहले हमारा एक रेंज हमारा जो चलता है इसके लिए, अगर हम बात करते हैं मीटर की, तो वो करीब करीब 10⁻⁻18 से शुरू होकर वो आपका अप टू 10⁻8 तक चला जाता है, या उससे ज़्यादा भी चला जाता है। आपका अलग अलग वेव्स का अलग अलग तरीके से आपका जाता है, ठीक है। इसमें आपके बहुत सारे डिविजन्स होते चले जाते हैं। अब 10⁻−18 का मतलब ये नहीं है आप एग्जैक्टली इस पर ही टिके रहेंगे, वो कुछ ऊपर नीचे 10⁻−16 या -14 तक भी इसको आप कंसीडर कर लेते हैं, या फिर 10⁻−20 तक भी चला आता है। एग्जैक्ट नहीं है, बस एक रफ आइडिया पे मैं आपको दे रही हूँ। अब मैं इसमें एग्जैक्ट अगर बनाती हूँ इसको, तो लेट मी इरेज दिस थिंग। देखो, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, हमारा जो एक रेंज चलता है 10⁻−18 से शुरू होकर रेंज चलता है हमारा 10⁻11 तक, ठीक है। हमारा ये जो फर्स्ट रेंज है, मैं पहले आपको रेंज लिख कर दे देती हूँ। फिर हमारा 10⁻11 से दूसरा रेंज शुरू होगा और ये जाएगा 10⁻8 तक। फिर 10⁻8 से हमारा एक रेंज शुरू होगा, अब ये जाएगा हमारा 10⁻6 तक। फिर 10⁻6 से एक रेंज शुरू होगा आपका, अच्छा रुकिए यहाँ पर बीच में एक छोटा सा गैप छोड़ती हूँ मैं आप लोग, एक बताऊँगी मैं आपको, मैंने गैप क्यों छोड़ा। फिर दूसरा रेंज 10⁻6 से शुरू होकर आपका जाएगा 10⁻3 तक, एंड देन 10⁻3 से आपका 10⁻8 तक, ठीक है। अब सिमिलरली जब आप बात करते हैं इसका आर्मस्ट्रॉन्ग में, तो आर्मस्ट्रॉन्ग में आपकी क्या जाएगी, आप लिख सकते हैं <0.1 आर्मस्ट्रॉन्ग। फिर आपका 0.01 आर्मस्ट्रॉन्ग से लेके 100 आर्मस्ट्रॉन्ग, 100 आर्मस्ट्रॉन्ग से लेके आपका जाएगा 4000 आर्मस्ट्रॉन्ग, एंड यहाँ पर फिर आपका थोड़ा सा ये आप लिख दीजिए 4000 आर्मस्ट्रॉन्ग से लेके 8000 आर्मस्ट्रॉन्ग, 8000 आर्मस्ट्रॉन्ग से लेके 10⁵ आर्मस्ट्रॉन्ग, एंड देन आपका ये आप आगे इसको कंसीडर कर लीजिए आगे कुछ वैल्यूज़ तक, ठीक है। अब आपकी ये मैंने क्या बता दी, आपको कुछ रेंजेस बता दी हैं, अलग अलग रेंजेस। अब क्या होता है कि हमारी इस रेंज में एक वेव एग्जिस्ट कर रही है, जो हमने उसको कुछ अलग नाम दे दिया और हमने उसका क्या नाम रखा, गामा रेज, ठीक है। उसके बाद ये आ गई आपकी 10⁻⁻18 में, अगर हम मीटर में बात करते हैं, और अगर हम आर्मस्ट्रॉन्ग में बात करते हैं तो <0.1 आर्मस्ट्रॉन्ग। अब क्या है, ये एग्जैक्ट नहीं है, थोड़ा ऊपर नीचे चल सकता है, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू तो आपको मिल भी नहीं सकती ना। वेव इज़ लाइक दिस दिस दिस, और दूसरी वेव से शुरू हो गई ये, तीसरी वेव यहाँ से ऐसे शुरू हो गई है, ठीक है। तो अब इसमें ये वाला इंटरफेरेंस वाला पोर्शन होता है। अब आप एग्जैक्टली एक बीच में सेंटर पॉइंट निकाल नहीं सकते ना कुछ भी, ये यहाँ तक है ये वाली, ये यहाँ से शुरू हुई ये वाली, तो कुछ हम अप्रॉक्स के बेसिस पर हमने ये कुछ वैल्यूज़ ले रखी हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा जो ये सेकंड रेंज है, सेकंड वाला, ये आता है आपका एक्सरेज, जो हमारा टॉपिक है जिसे हम पढ़ेंगे। एंड देन थर्ड वाले में जब हम जाते हैं तो उसके बाद आता है यूवी रेज। फिर आपके पास फोर्थ नंबर में आती है विजिबल लाइट, और विजिबल लाइट की जो आपकी वेवलेंथ हम लेते हैं वो 800 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर में हमने कंसीडर की है। इसको आप मीटर में चाहें तो मीटर में भी कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। ये -9 में चला जाएगा तो 2 इधर जाएगा, तो वही आ जाएगा आपको -6, एंड उधर -4 तक। फिफ्थ नंबर पे आपका इंफ्रारेड रेज। विजिबल लाइट को नैनोमीटर में बताने का रीज़न और आर्मस्ट्रॉन्ग में बताने का रीज़न ये है कि जो आपका पेपर में क्वेश्चन आता है ना, वो नैनोमीटर और आर्मस्ट्रॉन्ग में ज़्यादातर आता है, और बाकियों को मीटर में बताने का रीज़न ये है, याद रखने में थोड़ा आसान होता है। 18, 11, 8, 6, 3, 8 ऐसे आप याद रख सकते हो। उसको बताती हूँ याद रखने की भी ट्रिक अभी। एंड देन आपका रेडियो वेव्स, सॉरी वेव्स नहीं वेव्स, ठीक है। ये आपका टोटल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम हो गया। अब देखिए हमें क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है एक्सरे। तो एक्सरे का हमें मेनली याद रखना है, इसका हमारा क्या जाता है
10⁻⁻11 -8 एन आर्मस्ट्रॉन्ग में 0.01 आर्मस्ट्रॉन्ग से लेके आपका 100 आर्मस्ट्रॉन्ग तक। इसके अलावा एक चीज़ और मैं आपको इस स्पेक्ट्रम में बताना चाहूँगी, ये जो विजिबल लाइट होती है आपकी, विजिबल लाइट को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं विबग्योर। जो हम विबग्योर बोलते हैं ना, वो आपका जो रेनबो वाला विबग्योर है, जो आपके जितने भी आप कलर्स देख पा रहे हैं वो आपके सारे इस विजिबल लाइट में आते हैं, जितने भी आप कलर देखते हैं, तभी तो उसको हम विजिबल बोल रहे हैं। जो भी आपको मैं लिख रही हूँ कलर देख रहे हैं आप, ये सारे आपको विजिबल लाइट में आ रहे हैं। इनकी जो रेंज है वो 800 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर की वेवलेंथ है, ठीक है। विबग्योर आपको पता है, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, यू नो द विबग्योर का पूरा मतलब। तो इसमें आपको वेवलेंथ पता चल गई क्या होती है वेवलेंथ। फिर इसमें आपका कुछ इसकी कुछ स्पेसिफिक रहती है, इस कलर की स्पेसिफिक रहती है, पर उतना डीप में जाने का नॉट रिक्वायर्ड फॉर दिस टॉपिक। तो अभी हमारा ये जो टॉपिक है हमारा है एक्सरे वाला टॉपिक, ठीक है। इसमें मैं आपको बेसिक बता चुकी हूँ कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है हमारा, उसमें एक जो ये रेंज है 10⁻⁻11 से लेके 10⁻⁻8 वाली, ये वाली रेंज हमारी एक्सरेज वाली रेंज कहलाती है, ठीक है। इसके अलावा और भी हमारी बहुत सी वेव्स और रेज हैं, कौन कौन सी है उनकी रेंज क्या है मैंने आपको बता दिया। विजिबल लाइट में हमारी विबग्योर से हमारा विजिबल लाइट होता है विबग्योर। अब आपके पास सवाल आ सकता है कि सबसे कम वेवलेंथ किसकी होती है, तो किसकी होती है, गामा रेज की। सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी होती है, आपकी रेडियो वेव्स की, ओके। अब इसको आप याद रखने के लिए देखिए, ऐसे याद रखिए, याद रखने का तरीका आसान वाला। 18 मीटर में बताने का रीज़न ही ये था, ये वाला 18, 11, 8, 6, 3। देखिए जैसे आप फ़ोन नंबर याद करते हैं ना, आप उस तरह से याद करिए। 18, 11, 8, 6, 3, 8, 18, 11, 8, 6, 3, 8, 3-4 बार बोलेंगे याद हो जाएगा। 18, 11, 8, 6, 3, 8। इसमें क्या है देखिए, -18 से -11 वाला आपका फर्स्ट पोर्शन आ गया, हो गया। अब सेकंड पोर्शन आएगा तो -11 से शुरू होगा, तो -11 से 8 वाला आपका सेकंड पोर्शन आ गया। उसके बाद थर्ड पोर्शन में जाएंगे तो -8 से 6, फिर -6 से 3 एंड 3 से 8। बीच में एक विजिबल लाइट आती है, तो इसका आप नैनोमीटर वाला रेंज याद रखिए, 800 से 400। इंपॉर्टेंट एक चीज़ आपको है, ये सीक्वेंस भी याद रखना, ठीक है। इससे इन वैल्यूज़ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका ये सीक्वेंस याद होना, क्योंकि आपको एग्जाम में ऐसे ही पूछता है कि किसकी वेवलेंथ ज़्यादा है, किसकी वेवलेंथ कम है, वेवलेंथ वाइज अरेंज कीजिए। तो आपको ये पता होना चाहिए, पहले सबसे कम तो गामा रेज एंड देन एक्स रेज। गामा एक्स रेज सेम सेम हो गया साथ में, एंड देन हमारा यूवी रेज, यूवी रेज के बाद इंफ्रारेड रेज, एंड देन आपका रेडियो वेव्स। तो आपका सबसे ज़्यादा आपको पता ही है, बस आपको ये रेंज अच्छी तरह से याद रखनी है, ओके। तो ये आपको बहुत अच्छे, ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर कुछ डाउट है तो इसको कमेंट बॉक्स में पूछेगा, मैं बता दूँगी। और इसके बाद अब हम मूव करते हैं अपने जो हमारा टॉपिक है एक्सरेज, उसमें प्रॉपर कोर टॉपिक में अपने, एक सेकेंड, हाँ जी। तो अगर हम देखिए एक्सरेज की बात करते हैं, तो इसकी मैंने आपको वैल्यूज़ बता दी है कि क्या क्या होती है एक्सरेज। हम शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक, दैट इज़ द एक्सरेज, ओके। एक्सरेज इनका रेंज मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। हमारा एक्सरेज का रेंज क्या होता है, 10⁻⁻11 से लेके 10⁻⁸ मीटर में अगर हम बात करते हैं। और आर्मस्ट्रॉन्ग में अगर हम बात करते हैं तो 0.01 आर्मस्ट्रॉन्ग से लेके हमारा 100 आर्मस्ट्रॉन्ग तक इसका रेंज रहता है, ठीक है। अब देखिए गाइस, जब हम बात करते हैं एक्सरेज की, तो हमारे पास ना दो तरह की एक्सरेज है, ठीक है। अगर हम बात कर रहे हैं एक्सरेज की, तो हमारे पास ना दो तरह की एक्सरेज हैं। कौन कौन सी दो तरह की एक्सरेज हैं हमारे पास, एक को बोलते हैं हम सॉफ्ट एक्सरेज, ठीक है, और एक होता है हमारे पास हार्ड एक्सरेज। अब देखिए हार्ड एक्सरे क्या है, सॉफ्ट एक्सरे क्या है। अब आपको ना इसमें नाम से ही समझ में आ रहा होगा, सॉफ्ट मतलब जो आपका सॉफ्टली कोई काम कर दे, और हार्ड मतलब जो आपका हार्डली कुछ काम करे। तो देखिए आपको पता होगा एक्सरे का काम क्या होता है। आपने वो एक्सरे देखे, वो जो एक एक्सरे फिल्म होती है उस पर आपका कुछ कुछ एक्सरे आता है किसी भी चीज़ का। तो एक्सरे आप लेते कैसे हैं, सपोज ये आपकी एक मशीन होती है, एंड यहाँ पर एक ह्यूमन है, ये आपका कोई भी, और इधर से आपका इसके सामने से यहाँ से आपको एक कुछ भी लाइट्स डाली जाती है, जिसको हम कहते हैं एक्सरे। और वो आपकी ह्यूमन बॉडी को पेनिट्रेट करते हुए, ह्यूमन बॉडी को क्रॉस करते हुए, यहाँ पीछे आपकी जो मशीन होती है उसके ऊपर
फ्रेम, उसके ऊपर आपका फ्रेम हो जाता है। तो आपका ह्यूमन बॉडी में वो जहाँ से भी पास कराते हैं, सपोज मान लीजिए मेरी तो ड्राइंग इतनी खराब है मेरी, मान लीजिए ये आपका हाथ है, ठीक है, और यहाँ से आपका एक्सरे पास हो रहा है और ये आपके पीछे मशीन है, ठीक है। अब सपोज आपके हाथ में आपकी ये वाली उंगली है, जो ये वाली फिंगर में आपके सपोज यहाँ पे क्रैक है, ये आपकी इस फिंगर में यहाँ कुछ क्रैक है, तो ये जो आपका फिल्म है ना पीछे, ये जो मशीन पे फिल्म लगी हुई है, और ये जो एक्सरे पेनिट्रेट होगी, तो एक्सरे पेनिट्रेट होने के बाद जो आपका व्यू बनाएगी वो आपका ऐसे करके दिखा देगी इसको, ऐसे करके ये यहाँ पर आपका क्रैक है, ये इस तरह से आपका ये जो है फिल्म पर बनकर आ जाएगा। आई एम रियली सॉरी फॉर द ड्राइंग, क्योंकि बहुत खराब ड्राइंग है मेरी। एक्चुअली क्या है ना, वो ज्योमेट्रिक फिगर बनाने की आदत हो गई है, ह्यूमन फिगर नहीं बनते हैं। तो ये आपका हो जाएगा एक्सरे। तो ये आपका जो है ये चीज़ को दिखा देता है। इससे आपको क्या समझ में आता है कि एक्सरे आपका बॉडी के अंदर भी पेनिट्रेट कर जाता है। ऐसे बहुत से मेटल्स और चीज़ें होती हैं जिनके अंदर से आपका एक्सरे क्रॉस कर जाएगा, पेनिट्रेट कर जाएगा। तो सॉफ्ट एक्सरे का मतलब क्या होगा, जो आपका पेनिट्रेट कर जाएगा इजीली, एंड हार्ड एक्सरे का मतलब क्या होगा, जो आपका मुश्किल से पेनिट्रेट करेगा, ठीक है। तो देखिए, अगर हम इसमें डिफ्रेंशिएट करें तो मैं आपको बताती हूँ इसमें मेन फ़र्क क्या होता है ना, जिसकी वजह से आपका ये सारे सॉफ्ट एंड हार्ड का जो फ़र्क आता है, आपका पेनिट्रेशन का जो फ़र्क आता है, उसका मेन रीज़न क्या होता है, हमारी वो वेवलेंथ्स, कौन सी वेवलेंथ, जहाँ पर हमारी मोर वेवलेंथ होती है, जिसकी जब हमारी वेवलेंथ क्या होती है, ज़्यादा होती है। अब आप बोलोगे मैडम उल्टा तो नहीं बोल दिया, तो ये सॉफ्ट कैसे हो गया, ज़्यादा वेवलेंथ है? नहीं, देखिए, हमारी जब वेवलेंथ ज़्यादा होगी तो हमारा, हमने एक फॉर्मूला देखा है हमेशा से, एनर्जी इक्वल्स टू एच सी बाई लैम्डा, एनर्जी का ही फॉर्मूला देखा है हमने। तो अगर हमारी लैम्डा वेवलेंथ ज़्यादा है तो हमारी एनर्जी कम हो जाएगी, तो हमारी वेवलेंथ ज़्यादा होने की वजह से हमारी एनर्जी क्या हुई, एनर्जी हमारी लेस हो गई। अब जब हमारी एनर्जी लेस है तो इसमें हमारा जो एक्सरे है उसको पेनिट्रेट करने में डिफ़िकल्टी होगी, पेनिट्रेट हमारा जो होगा डिफ़िकल्ट होगा, ठीक है। अगर हमारा डिफ़िकल्ट होगा हमारा, तो इसका मतलब क्या है कि हमारा लेस पेनिट्रेट होगा, ठीक है। लेस पेनिट्रेट का मतलब हमारा जितना भी होगा थोड़ा बहुत, सपोज ये हमारी मेटल सरफेसेस पे बस इतना सा ही पेनिट्रेट हुआ और ये हमारा ऊपर ही ऊपर रह जाएगा, और इसको हम कहेंगे सॉफ्ट एक्सरे, मतलब हमारा छोटा सा सॉफ्टली एक छोटा सा बन गया एक्सरे। अब हार्ड के केस में क्या होता है, ये हमारा होता है लेस वेवलेंथ वाले केस में। अब देखिए, लेस वेवलेंथ वाले केस में क्या होता है, हमारा एनर्जी इक्वल्स टू एच सी हमने पढ़ाई है। अब हमारा वेवलेंथ कम है तो इसका मतलब हमारी एनर्जी ज़्यादा होगी। लेस वेवलेंथ का मतलब क्या हुआ, हमारा मोर एनर्जी, ठीक है। अब आपकी एनर्जी अगर ज़्यादा है तो इससे आपका क्या फ़र्क पड़ेगा, आपकी ज़्यादा एनर्जी होने से, कि जो आपकी पेनिट्रेशन है वो आपका ज़्यादा हो जाएगा, पेनिट्रेशन आपका मोर हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा अगर मेटल सरफेस है, इस पर ये हमारी एक्सरे आ रही है तो ये हमारी ज़्यादा अंदर तक जाएगी। अब वो जितना ज़्यादा अंदर जाएगी वो और ज़्यादा हार्ड होगा, इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसीलिए हार्ड एक्सरे, ठीक है। तो हमारा सॉफ्ट एक्सरे आपको समझ में आ गया। सॉफ्ट एक्सरेज कौन सी होती है, जिसमें हमारी वेवलेंथ ज़्यादा होती है। जैसे मैं फॉर एग्जांपल के लिए रेंज लिख देती हूँ, क्या होगी हमारी, इसमें रेंज हमारी आ जाएगी करीब 1 आर्मस्ट्रॉन्ग से लेके 100 आर्मस्ट्रॉन्ग वाली, ठीक है। एंड जब हम बात करेंगे हार्ड एक्सरेज की, तो इसमें हमारी रेंज कितनी चली जाएगी, हार्ड एक्सरेज की जब हम बात करते हैं, तो हार्ड एक्सरेज में हमारी लेस वेवलेंथ आ रही है, तो लेस वेवलेंथ का मतलब हो गया आपका 0.01 आर्मस्ट्रॉन्ग से लेके आप कंसीडर कर सकते हैं कि आपकी 1 आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है। सिर्फ इतनी छोटी सी वेवलेंथ जब आपकी होगी तो आप उसको क्या बोलेंगे, हार्ड एक्सरे। और जब आपकी ज़्यादा वेवलेंथ है तो आप उसको क्या बोलेंगे, सॉफ्ट एक्सरे। ज़्यादा वेवलेंथ तो वो सॉफ्टली चला जाएगा, कम वेवलेंथ तो वो मुश्किल से पेनिट्रेशन होगी, तो दैट इज़ द हार्ड वेवलेंथ एंड सॉफ्ट वेवलेंथ। तो आपको ये दोनों चीज़ें समझ में आ गई, हमारी एक्सरेज दो टाइप की हो गई, हार्ड एंड सॉफ्ट वेवलेंथ, ठीक है। अब देखिए होता क्या है, एक्सरेज तो आपको समझ में आ गया इजीली कि हमारा क्या एक्सरे होता है, उसका रेंज क्या रहता है। एंड अब हमारी दो टाइप की एक्सरेज भी पढ़ ली हमने। अब दो टाइप की एक्सरेज में डिफरेंस क्या है वो भी देख लिया। अब असल बात ये आती है कि ये जो हमारी हमने एक्सरेज पढ़ी हैं, इनका प्रोडक्शन कैसे होता है। देखो, फर्स्ट पॉइंट हमने पढ़ लिया इनका डिफरेंस दोनों एक्सरेज में। अब सेकंड पॉइंट की अगर हम बात करें तो ये आ गया हमारा क्या, प्रोडक्शन ऑफ एक्सरे। आपका जो एक्सरेज हैं उनको हम प्रोड्यूस कैसे करते हैं। तो सबसे पहले इनको प्रोड्यूस करने के लिए जो एक ट्यूब यूज़ होती है उसको हम क्या कहते हैं, कोलिज ट्यूब, ठीक है।
ये कॉलेज ट्यूब क्या होती है मैं आपको बता देती हूँ, ज़्यादा इसमें कोई वो करने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की कि ये क्या मैडम ने एक चीज़ बता दी हमें। ये इस तरह की शेप की ट्यूब होती है, फिर यहाँ पर आपका मेटल फिल्म वगैरह लगा होता है, ये आगे फिर आपका बैटरी वगैरह से कनेक्ट रहता है, इस टाइप से आप समझ लीजिए। इसमें क्या होता है ना, ये बीच में से बल्ज आउट होती है। ये क्यों बल्ज आउट होती है, आपका एक प्रेशर मेंटेन करने के लिए इसको बल्ज आउट करते हैं, ताकि आपका जब इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करे और आपकी जब एक्सरेज निकले तो प्रेशर जो है वो ठीक ठाक मेंटेन रहे, इसलिए हमारी इस तरह की ट्यूब यूज़ होती है। तो पहले मैं आपको बताती हूँ इसको जो होता है हमारा एक्सरेज जो होती है वो हमारी बेसिकली प्रोड्यूस कैसे होती है। ठीक है, बिल्कुल बेसिक वाली चीज़ हम देख लेते हैं पहले। हमारा ये कॉलेज ट्यूब है मान लीजिए। अब एज आई टोल्ड यू कि आई एम नॉट अ आर्टिस्ट, ये हो गया आपका। अब इसमें आपकी लगी हुई है ये मेटल शीट, एक इधर, ठीक है, एंड इधर भी एक है। दिस इज आपका कैथोड एंड दिस पॉइंट इज आपका एनोड। ठीक है, और ये दोनों ही चीज़ आपकी बाहर कनेक्ट है किसी मेटल से, मतलब सॉरी मेटल नहीं, किसी बैटरी से। एंड यहाँ पे सपोज आपका एक ये लगा हुई है कुछ शील्ड, आपका एक्सरे वेव जो प्रोड्यूस होगी उसको कलेक्ट करने के लिए। अब क्या होता है कि आपकी ये बैटरी वगैरह आपने ऑन किया है या जो भी आपकी जिस भी तरह से, आपकी ये जो कैथोड है इससे आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इमिट होना शुरू करते हैं। अब इलेक्ट्रॉन इमिट होने के मैंने आपको बहुत से तरीके बताए थे कि आपका, जब मैंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाला चैप्टर पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था कि आप थर्मोआयनिक इमिशन से भी कर सकते हैं, आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से भी कर सकते हैं, आप वोल्टेज के सप्लाई से भी कर सकते हैं, आप बहुत तरह से इलेक्ट्रॉन को इमिट करवा सकते हैं। तो सपोज़ हमारे इलेक्ट्रॉन इमिट हुए, अब ये इलेक्ट्रॉन इमिट होते हैं तो इसके पास क्या होती है, कुछ हमारी एनर्जी होती है जो एक बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, और एनर्जी आपके मूवमेंट की वजह से जो एनर्जी होती है उसे हम क्या कहेंगे, काइनेटिक एनर्जी, हाफ एम वी स्क्वायर। मतलब इनके पास कुछ स्पीड भी हो गई, कुछ मास भी हो गया। एक स्पीड और इस मास से ये जो होते हैं इलेक्ट्रॉन वो आपकी इस मेटल की तरफ जो करते हैं वो मेटल की तरफ मूव, इस धर की एनोड साइड पे मूव करना शुरू करते हैं। जब एनोड साइड पे पहुंचते हैं तो ये जो एनोड है आपका, इससे वो स्ट्राइक करते हैं इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर ये स्ट्राइक करते हैं। जब इलेक्ट्रॉन इससे स्ट्राइक करते हैं तो आपका जो एनोड है ये हम इस तरह का मेटल लेते हैं, ऐसा मेटल होते हैं कि जब इस पे इलेक्ट्रॉन जो है वो आपका स्ट्राइक करता है तो ये मेटल का वेवलेंथ कुछ इस तरह से आपका अरेंज हो जाता है कि उसमें से आपका एक्सरे इमिट होता है। तो अब क्या होता है, इस एनोड साइड पे से ये आपका एक्सरे इमिट होता है। सपोज ये एक्सरेज निकल रही हैं, ये एक्सरेज आपकी इमिट हो रही हैं, एक्सरेज एक्स नाम की आपकी रेज जो है इस एनोड से इमिट होती है जब आपका इलेक्ट्रॉन इससे कोलाइड करता है। हमें पता है कि हमारा इलेक्ट्रॉन मूव करता है, तो अभी तक तो हम पढ़ रहे थे कि हमारा फोटोन की फॉर्म में निकल जाता है, फोटोन पैकेट के फॉर्म में या कभी करंट की फॉर्म में, हमने डिफरेंट डिफरेंट तरीके से पढ़ा है। लेकिन एक्सरे प्रोड्यूस करने के लिए हम इस तरह के मेटल्स और चीज़ों का चयन करते हैं, चीज़ें ऐसी लेते हैं कि जब उस पर मेटल हमारा, जब इलेक्ट्रॉन उससे स्ट्राइक करता है तो उसमें से एक्सरे हमारा निकलता है। अब ये एक्सरे हमारा इस एनोड पे से निकलता क्यों है, ये सवाल निकलता है। तो क्यों निकलता है वो भी मैं भी आपको बताती हूँ। ठीक है, अभी वो भी मैं आपको बताऊंगी कि वो हमारा क्यों निकलता है, लेकिन उससे पहले आप लोग ये जान लीजिए हमारा ये जो एक्सरे निकलता है, मतलब ये क्यों निकलता है, कैसे निकलता है, ये सारे सवाल आपके दिमाग में आ रहे होंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताऊं कि ये जो हमारा एक्सरे निकलता है, जैसे भी वो निकलता है, जिस लिए भी वो निकलता है, वो हमारे उसके दो तरीके होते हैं। कौन कौन से, कंटिन्यूअस एक्सरे पहला, और दूसरा हमारा जिसको हम कह सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे। ठीक है, ये हमारे दो मेथड हो गए, एक कॉन्टिन्यूअस एक्सरे और एक कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे। ये दो तरीके हैं हमारे एक्सरेज को प्रोड्यूस करने के। ठीक है, इन दो तरीक़ों से हम जब इलेक्ट्रॉन को इमिट करेंगे, मतलब ये दो तरीके हैं जब हमारा इलेक्ट्रॉन इमिट होता है और आपका एनोड पे जाके स्ट्राइक करता है, फिर आपका एक्सरेज निकलता है। तो ये दो तरीके हैं जिनसे आपका एक्सरेज प्रोड्यूस हो सकता है। अब वो कैसे प्रोड्यूस होता है, इन मेथड्स में क्या डिफरेंस है, वो अब हम
अपने टॉपिक के साथ आगे आगे देखते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम मूव करते हैं अपने टॉपिक पर। तो अब इसमें ना हम सबसे पहले देखते हैं हमारे मैकेनिज्म। अभी मैंने आपको ये बता दिया बेसिकली कि आपका कैसे ये प्रोड्यूस हो रहा है, ये मैंने आपको दिखा दिया। कॉलेज ट्यूब में हमारा बेसिक फंक्शनिंग जो है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन आया, यहाँ पर आपका स्ट्राइक किया, स्ट्राइक करके ये आपका एक्सरेज निकला, ये मैंने आपको बेसिक तरीके से समझा दिया है। अब इसको हम थोड़ा डीप देखेंगे कि हमने जब दो मेथड्स पढ़ लिए, कॉन्टिन्यूअस एंड कैरेक्टरिस्टिक, तो इसमें हमारा वो कैसे रोल उनका निभा रहा है और वो किस तरह से हमारा उसमें जो है आपका एक्सरेज प्रोड्यूस हो रहा है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, तो हम बात करते हैं सबसे पहले कि अगर हमारा कंटिन्यूअस, देखिए हमने पहले क्या देख लिया, हमारा एक्सरे क्या होता है, फिर हमारा एक्सरे कितने टाइप का होता है, फिर हम उसको कैसे प्रोड्यूस करते हैं। अब इसके अंदर हमारे दो पार्ट हो गए, एक कंटिन्यूअस तरीके से प्रोड्यूस करना और एक हमारा कैरेक्टरिस्टिक तरीके से प्रूव करना, मतलब प्रोड्यूस करना। बस यही 3-4 टॉपिक्स हैं इसमें, उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। और उसके बाद हम इसके बस कुछ 2-4 न्यूमेरिकल देखेंगे जो हमारे एग्जाम परस्पेक्टिव से थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, वो वाले। अभी हम देखते हैं हमारा अगर कंटिन्यूअस एक्सरे प्रोडक्शन होता है तो वो हमारा कब होता है, कैसे होता है। तो इसके लिए ना देखिए, सबसे पहले तो हमारा ये जो कॉलेज ट्यूब थी ना हमारी, इसमें मैंने आपको क्या बताया था, हम ऐसा मेटल लेते हैं, ये कैथोड से आपका इलेक्ट्रॉन निकला और ये एनोड पर आकर स्ट्राइक किया और यहाँ से एक्सरेज आपका निकला। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया था कि हम ऐसा मेटल लेते हैं जो हमारा एक्सरे प्रोड्यूस कर सके। ठीक है, इसकी बहुत सी चीज़ें इसमें हमें ध्यान रखनी होती है, जैसे कि वो हमारा उस वेवलेंथ पर मैच कर जाए। दूसरा, अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये आ रहे हैं, तो मैंने आपको बताया था इनके पास एनर्जी है, एक वेलोसिटी है, एक वेवलेंथ है, कुछ चीज़ें हैं इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन के पास एक एनर्जी, एक पावर है। तो इतनी एनर्जी से जब ये एनोड पर टकराएगा, ठीक है, जब एनोड पर इतनी एनर्जी के साथ इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करेगा तो क्या होता है, यहाँ पर होती है हीट प्रोड्यूस। ठीक है, आपका कोई भी दो चीज़ें आपस में कोलाइड करती हैं तो कुछ ना कुछ तो एनर्जी लॉस होती है ना। जब दो चीज़ें कोलाइड करती हैं तो एनर्जी जब लॉस होती है तो किस फॉर्म में लॉस होती है, या तो लाइट की फॉर्म में लॉस होती है आपकी एनर्जी, या हीट की फॉर्म में लॉस होती है। अब यहाँ लाइट तो हमारी निकल नहीं रही है, तो एक तो आपका क्या होगी, टकराने से जो आपका कोलिजन है, एक तो उसके टकराने से जो आपकी एनर्जी है वो एक्सरे में कन्वर्ट हो जाएगी, और थोड़ा बहुत एनर्जी ये बाय डिफ़ॉल्ट ही रहता है कि आपका कुछ ना कुछ तो हीट की फॉर्म में आपका निकलता ही है, इमिट होता ही है। हमारी एनर्जी थोड़ी बहुत तो वेस्ट होती ही है, 100% रिजल्ट तो हमें कभी नहीं मिलता है, वेस्टेज तो होती है एनर्जी की, और वो ज़्यादा आपकी हीट की फॉर्म में होती है। तो अब सपोज जब यहाँ बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स बार बार टकरा रहे हैं इस एनोड पर और हीट प्रोड्यूस हो रही है, तो सपोज कर लीजिए ऐसा हो सकता है ना, आपका ये एनोड है, इस पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन बार बार स्ट्राइक कर रहे हैं और यहाँ पर आपका हीट प्रोड्यूस होता जा रहा है। तो अब आपने देखा होगा कि अगर हमारा कोई भी मेटल की शीट हो और बार बार उस पर हीट आप लगाते रहें तो वो आपकी क्या होगी, मेल्ट होनी शुरू हो जाती है। आपके जो पहले बल्ब आते थे, अभी भी आते हैं बल्ब, उनमें टंगस्टन का वायर लगा होता है। आपका क्या होता है कि बल्ब जलता है, थोड़ी देर चलता है, फिर आप बंद कर देते हैं, फिर आपका रात भर दिन भर चल रहा है, बल्ब आपने बंद कर दिया, लेकिन बार बार आपका जो हीट मिलता है टंगस्टन को, वायर को, एक टाइम के बाद क्या होता है, वो आपका फ्यूज़ हो जाता है, मतलब ब्रेक डाउन हो जाता है और आपका बल्ब जो है वो ख़राब हो जाता है। तो बार बार हीट की वजह से क्या हुआ, आपका टंगस्टन का वायर भी ख़राब हो गया, जबकि इसकी जो है हीट की जो बर्दाश्त करने की कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो इसीलिए हमें ऐसा कुछ एनोड का मटेरियल लेना पड़ेगा। सबसे पहला पॉइंट ध्यान रखना पड़ेगा, एनोड का ऐसा मटेरियल लेना पड़ेगा जो बार बार इलेक्ट्रॉन के स्ट्राइक करने की वजह से हीट प्रोड्यूस हो रही है उससे वो मेल्ट ना हो। हमें ऐसा एनोड का मटेरियल लेना होगा, पहली चीज़। दूसरा, उससे हमारा एक्सरे प्रोड्यूस हो सके, मतलब वो उस वेवलेंथ को मैच कर सके। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट हो गए आपको, हमारा पहले किस तरह का हमें जो है मटेरियल लेना है। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि हमारा जो है वो हीट प्रोड्यूस, वो हमारा जो है एक्सरेज प्रोड्यूस होता कैसे है। तो देखिए क्या होता है हमारा, ये आपका यहीं पे देख लेते हैं, ये आपकी एनोड का मेटल था, ये आपका एनोड का सरफेस था। ठीक है, एनोड,
अब ये आपका एनोड जो है जिस भी मटेरियल से मिलके बना है, इसके अंदर बहुत सारे एटम्स होंगे, बहुत सारे इसमें एनोड में एटम होंगे बहुत सारे। हम कोई एक एटम यहाँ से उठा लेते हैं, ठीक है, और इसको स्टडी कर लेते हैं। सपोज हमने एक एटम उठा लिया। अब इस एटम का सबसे पहले आ गया न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के ऊपर आ गया एक शेल, इसके ऊपर एक और शेल। ऐसे हम एक थोड़ा अच्छा ठीक ठाक बड़ा सा ले लेते हैं एटम अपना, जिसका हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अच्छा खासा हो। क्योंकि अगर हम छोटा सा लेंगे मेटल कोई, कि 2 ही शेल का मान लीजिए, एक ही शेल का हमने मेटल ले लिया, तो हमारा क्या करेगा, वो बहुत इजीली मेल्ट कर जाएगा। तो ये हमारा मान लीजिए, ये अभी हमारा एनोड है, ठीक है। एनोड की साइड पे हमारे जो एटम्स हैं, ये उनका एक है मेटल, और इस पे ये हमारे इलेक्ट्रॉन्स हो गए। इस पर 2 मिनट लगेगा इसको ड्रॉ करने में स्टूडेंट्स, बहुत टाइम लगता है ना ड्रॉ करना। ठीक है, मैं बहुत रफली ड्रॉ कर देती हूँ। मान लीजिएगा कि ये पूरा जो है, मैं काउंट नहीं कर रही हूँ, जितने हमारे शेल में होते हैं ना, वो 2, 8, 16, 32, वो पूरा है मान लीजिएगा, ठीक है। काउंट करके बनाऊँगा, बहुत टाइम लग जाएगा। अभी सिर्फ बना रही हूँ आप लोग को समझाने के लिए अच्छे से, ठीक है। यस, बन जाएंगे, कुछ कम नहीं होंगे, ठीक है। अब मान लीजिए ये हमारी एनोड थी, ये बड़ा सा एनोड है, इरेज कर दूँगी मैं गाइस। अभी मान लीजिए ये हमारी एनोड है, ये हमारा एनोड है, ठीक है। इस पे ही आपके बहुत सारे एटम्स हैं, बहुत सारे एटम्स हैं, बहुत सारे एटम से मिलके आपका मेटल का शीट बना है। ऑब्वियस सी बात है, कोई भी चीज़ एटम से मिलके बनी हुई है, उसमें एक एटम को हमने बड़ा सा रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। अब मैं ये इरेज कर देती हूँ ताकि हमारा कुछ कंफ्यूजन ना क्रिएट हो। इरेज, एक सेकेंड, मैं इसको इरेज कर दूँगा, अदरवाइज तो ना फिर वो थोड़ा सा कहीं कंफ्यूजन क्रिएट ना हो जाए। ठीक है, इरेज। अब मान लीजिए ये हमारा एनोड था, मैंने आपको बता दिया, उस पर ये एक एटम था। सिमिलरली इधर ये आपका कैथोड है, इधर ये आपका कैथोड है बड़ा सा, और इस पर आपका इलेक्ट्रॉन है बहुत सारे, एंड ये इलेक्ट्रॉन अब इसमें से इजेक्ट होने शुरू हुए, और ये आपके इस एनोड की तरफ जो है, एनोड की तरफ आपके ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये बढ़ रहे हैं। इनमें से मैं कोई एक इलेक्ट्रॉन लेके चलती हूँ ताकि मैं आपको अच्छे से समझा सकूँ। सपोज ये आपका इलेक्ट्रॉन है, ये आपका इस तरफ बढ़ रहा है, ये आ रहा है आपका इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन जो है आपका आता है यहाँ पर। अब क्या होता है, हमने देखा होगा जो हमारा वो मॉडल था जो हमने पहले पढ़ा है, हमारा रदरफोर्ड वाला मॉडल, गोल्ड शील्ड वाला, कि उसमें हमारे कुछ एटम्स जो इलेक्ट्रॉन्स थे स्ट्राइक करे, कुछ वापस गए, कुछ इधर गए, कुछ डिफ्लेक्ट हुए। तो सिमिलरली ये इलेक्ट्रॉन आया, और इस वाले एटम के अगर ये न्यूक्लियस के पास से जब गुजरा है, न्यूक्लियस के अंदर से गुजरेगा, तो ये क्या करेगा, इस न्यूक्लियस की भी कुछ ना कुछ एनर्जी है, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उसकी वजह से ये अपने पाथ से थोड़ा डेविएट हो जाएगा इस तरफ। अब सपोज ये जो आपका ये जो आ रहा था इलेक्ट्रॉन, ये एक वेलोसिटी v से आ रहा था। अब जब ये अपने पाथ से डेविएट होगा तो यहाँ पर ये कुछ एनर्जी लॉस करेगा, एनर्जी इसकी लॉस होगी। तो सबसे पहली बात तो यहाँ से इसकी जो एनर्जी लॉस हुई, ये जो एनर्जी लॉस हुई, ये किस फॉर्म में लॉस होगी, आपकी फोटोन की फॉर्म में लॉस होगी एनर्जी, सबसे पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, आपकी जो ये डेविएट हुआ, डेविएट होकर जब ये इधर मूव करा, तो फिर ये किसी वेलोसिटी से मूव करा होगा। ये जो वेलोसिटी होगी, ये वेलोसिटी इस वाली वेलोसिटी से ज़्यादा होगी या कम होगी? ऑब्वियस सी बात है, इस वेलोसिटी से कम होगी, क्योंकि इस वेलोसिटी से तो ये आ रहा था, उसके बाद यहाँ पे इसको कुछ ब्रेक लगा, ब्रेक लगने की वजह से क्या हुआ होगा, ये सीधा नहीं जा पाया, इसकी वेलोसिटी कम हो गई, और ये इस तरफ को मूव कर गया, मतलब इधर फॉल आउट कर गया, इधर गिर गया, अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट कर गया। डेविएट करेगा तो इसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी, ठीक है। अब ऐसे में क्या होता है कि ये जो हमारा ये जो इलेक्ट्रॉन था, ये ऐसे जो मूव कर गया, इसके मूव करने की वजह से फिर क्या होगा, इसमें हमारा एक्स रेज जो है वो इमिट कर जाएंगे, ठीक है। अब सपोज मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन इधर से भी आ रहा था, ये इलेक्ट्रॉन
ये इलेक्ट्रॉन इधर से भी आ रहा था, ठीक। अब ये देखिए ये न्यूक्लियस से थोड़ा दूर है। अभी अगर ये न्यूक्लियस से दूर है तो ये हमारा ये कितना ज़्यादा डेविएट करा, ये न्यूक्लियस से दूर है तो ये हमारा स्ट्राइक करने के बाद, ये न्यूक्लियस के प्रभाव में आने के बाद ये भी डेविएट करेगा, मगर ये कम डेविएट करेगा। अब ये भी सपोज सेम वेलोसिटी से ही आ रहा था, जिस वेलोसिटी से ये आ रहा था, दोनों की वेलोसिटी वी वी थी। ये डेविएट करके वी डैश हो गया, मगर ये वाला डेविएट करके क्या हो जाएगा, वी डबल डैश। अब सिंस ये दूर था इससे, जब ये इससे दूर था, ये कम डेविएट हुआ, तो इसका मतलब इसकी वेलोसिटी अगर हम इससे कंपेयर करेंगे तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी। मगर अगर हम इससे कंपेयर करेंगे हमारी, तो इसकी वेलोसिटी हमारी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो जो जितना ज़्यादा डेविएट करेगा उसकी वेलोसिटी उतनी ज़्यादा होगी और वो हमारा उतना ही कम एक्सरे प्रोड्यूस करेगा। तो जो जितना ज़्यादा डेविएट कर रहा है उससे हमारा उतना ही ज़्यादा एक्सरे प्रोड्यूस होता है। अब यहाँ से भी डेविएशन की वजह से कुछ हमारी एनर्जी रिलीज़ होगी, फोटोन की फॉर्म में वो रिलीज़ होती है, चाहे वो हीट की फॉर्म में रिलीज़ होती है, जैसे भी सिमिलरली यहाँ पे भी दोनों जगह से होगी, मगर हमारी यहाँ पे जो होगी एनर्जी वो ज़्यादा इमिट होगी। तो हमारी ये वाली जो होगी वो ज़्यादा होगी, क्योंकि ये हमारा डेविएट ज़्यादा हुआ है। अब देखिए इसको आप थोड़ा सा ऐसे करके समझेंगे तो आपको इसका फॉर्मूला और इसके एक्सप्रेशन भी बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएंगे। बाद में मैं आपको थ्योरी भी लिखवा दूंगी, पहले ये समझाए हमने, तो अभी हम इसका एक्सप्रेशन देख लेते हैं, फिर थ्योरी भी बता दूंगी। देखिए हमारा ये जो कैथोड से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ये जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है ये मूव करके आ रहा है, चल के आ रहा है। तो जब कोई भी चीज़ मूव होती है तो उसके पास कौन सी एनर्जी होती है, मैंने बताया आपको, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी मतलब E इक्वल्स टू हाफ mv², ठीक है। ये एनर्जी हो गई इसके मूवमेंट की वजह से। मगर सिंस ये अपना इलेक्ट्रॉन है जो कैथोड से आया, इधर आया, डेविएट हुआ, तो इस इलेक्ट्रॉन की भी अपनी कुछ एनर्जी होगी। क्या एनर्जी होगी, मैंने आपको पहले ये वाला फिगर बताया था, इसमें मैंने आपको बताया था ये नीचे किसी वोल्टेज से हमारा कनेक्टेड है। तो ये जो सप्लाई आ रही है इसके बेसिस पे हमारा इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। एक तो इस सप्लाई की वजह से, प्लस हमारे कितने इलेक्ट्रॉन निकले, तो हमारा कितना इलेक्ट्रॉन का चार्ज निकला, तो वो एक एनर्जी हमारी ये भी हो गई, जो हमारी दोनों ही इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कंसिडर की जाएंगी। अब दोनों ही इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है तो इन्हें इक्वेट कर सकते हैं, ई वी इक्वल्स टू हाफ mv², लिख सकते हैं हम इसको ऐसे। तो ये हमारा एक एक्सप्रेशन बनकर आ जाता है अगर हमारा एक्सरेज में वेलोसिटी या वोल्टेज में से कुछ भी हमें फाइंड आउट करना हो, तो उस तरह से हम इस एक्सप्रेशन का जो है वो आराम से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और ये वोल्टेज क्या है हमारा, ये वी क्या है हमारा, कौन सी वोल्टेज है, ये वाली हमारी वोल्टेज अक्रॉस द ट्यूब, जो हमारा ट्यूब है उस ट्यूब में जो हमारी वोल्टेज है ये वो वाली वोल्टेज है। अब इसको आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, V इक्वल्स टू mv² और अपॉन में E 2E, या v² अगर आपको निकालना हो तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2EV अपॉन में m अंडर रूट इक्वल्स टू V। हम पहले पढ़ चुके हैं फॉर्मूलाज इस टाइप के, अपना ये वाला जो हमने चैप्टर पढ़ा है ड्यूअल नेचर वाला और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, हम वहाँ इस तरह के फॉर्मूलाज देख चुके हैं, इसलिए आपको थोड़े देखे देखे लग रहे होंगे। बस ज़्यादा डिफरेंस भी नहीं है, बहुत माइन्यूट डिफरेंस है इन फॉर्मूलाज में, बिल्कुल बहुत हल्का हल्का सा डिफरेंस, कि आपकी वहाँ पर हमारी वोल्टेज अलग वोल्टेज होती थी, स्टॉपिंग पोटेंशियल वाला वोल्टेज होता था। यहाँ पर वोल्टेज कौन सा है, ये वोल्टेज है वोल्टेज अक्रॉस द ट्यूब। वहाँ पे वेलोसिटी जो होती थी हमारी ड्यूअल नेचर में जब हम बात करते थे तो हमारा उस पर डिपेंड करता था कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है वो कैसे स्ट्राइक कर रहा है। यहाँ वेलोसिटी भी उसी की ही है जो इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक कर रहा है, मगर थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, कॉन्सेप्ट अलग अलग है, बेसिकली फॉर्मूला आपके सेम ही है, ठीक है। अब इसमें से हम देखिए एक चीज़ और देखते हैं इसमें, अगर हम एक मिनट, यहाँ तक तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा, कुछ समझना नहीं है, कोई ज़्यादा टेंशन वाली चीज़ नहीं है, बस बेसिक्स आप समझ लीजिए क्या है, किस तरह से प्रोड्यूस होता है। एंड आपका जो मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बताया है वो इम्पॉर्टेंट है इस चैप्टर में से। एंड अब ये जो हम फॉर्मूलाज देख रहे हैं दो चार, ये इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए अगर हम सबसे पहले बात करें कि हमारा जो है फोटोन एनर्जी लिमिटेड। अब मैंने आपको क्या बताया था कि हमारा एक फोटोन भी रिलीज होता है ना, या हीट या फोटोन की फॉर्म में हमारा ये जब ऐसे डेविएट कर रहा था तो यहाँ पे हमारा फोटोन की फॉर्म में भी निकल रहा था। तो वो एनर्जी हमारी कितनी निकल रही थी, हम उसको एच म्यू भी लिख सकते हैं या hc/λ भी लिख सकते हैं, ठीक है। और एक चीज़, आपकी ये जो एनर्जी थी, ये जो निकल रही थी, देखिए अब बेसिकली आपका क्या होता है कि ये जो फोटोन जो आपका निकलता है ना,
इसमें आपका कुछ आपका एक एनर्जी से, ये आपका जो डेविएट किया है ये आपकी एक एनर्जी के शेल से दूसरे एनर्जी की शेल की तरफ झुक जाता है। मैंने फिगर मिटा दिया। सपोज ये हमारे सर्कुलर शेल्स बने हुए हैं बहुत सारे, तो ये जो आपका फोटोन आया था ये ऐसे इधर टर्न कर गया, तो ये आपका एक एनर्जी से दूसरे एक एनर्जी शेल जो था आपका, हमने जो पढ़ा था ना आपका एनर्जी लेवल्स जो पढ़ा था हमने फोटो उसमें, जो आपका फर्स्ट चैप्टर था एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसमें कि आपका एक लेवल से वो दूसरे लेवल पर आ गया, आपका इस एक लेवल से वो दूसरे लेवल पर आ गया, यहाँ से वो आपका यहाँ पर आ गया। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जो फोटोन की एनर्जी इमिटेड होगी वो कितनी होगी, जो आपकी एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल आने में लगा, दोनों के बीच का डिफरेंस। बेसिकली फोटोन तो तभी इमिटेड हो रहा है ना जब वो एक से दूसरे लेवल पर जंप कर रहा है। तो देखिए इस एनर्जी, और अगर हम इस लैम्डा की बात करें यहाँ पर, वहाँ पर हमारा क्या होता था, कट ऑफ फ्रिक्वेंसी जब हम ड्यूअल नेचर में पढ़ रहे थे या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में पढ़ रहे थे, तो ये होता था हमारा मैक्सिमम वेवलेंथ, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, मिनिमम वेवलेंथ। कैसे, क्यों? देखिए मैक्सिमम फोटोन की एनर्जी आपकी कितनी होगी, मैक्सिमम एनर्जी फोटोन की कितनी होगी, जो लिख लेगी, जितना कम आपकी वेवलेंथ से स्ट्राइक किया होगा, जितना कम वेवलेंथ से ये आया होगा, उतने कम ये आपका इसने उतना ही ज़्यादा इसमें से वो एनर्जी निकली होगी। कम वेवलेंथ होगी, मैंने अभी आपको क्या बताया था कि हमारा कम वेवलेंथ होगा तो वो ज़्यादा अंदर तक पेनिट्रेट करेगा, जिसको हम कहते हैं हार्ड। लेकिन आप ऐसे समझिए इसको कि हमारा ये है कोई शेल, ठीक है, ये न्यूक्लियस है, यहाँ से आपका एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ठीक है, इसकी वेवलेंथ है आपकी ज़्यादा, ठीक है। अगर आपकी इसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी तो ये आपका बस यहीं तक ही आया और यहीं से डेविएट कर गया। अब एक कुछ आया जिसकी वेवलेंथ है आपकी कम, मैंने क्या बताया था आपकी मिनिमम वेवलेंथ है, मिनिमम वेवलेंथ है तो उसके पास एनर्जी ज़्यादा होती है, वो ज़्यादा अंदर तक आता है, और ज़्यादा अंदर तक आता है तो वो ज़्यादा डेविएट होता है, ज़्यादा डेविएट होता है तो उसकी ज़्यादा एनर्जी लॉस होती है, ज़्यादा फोटोन की फॉर्म में उसकी एनर्जी कन्वर्ट होती है। तो आपका जितने कम वेवलेंथ उतनी ज़्यादा उसकी एनर्जी, ठीक है। इस एनर्जी को अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो ईवी भी लिख सकते हैं, hc/λ मिनिमम, ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं। अब यहाँ से हमें क्या पता चलेगा, अगर हमें वोल्टेज निकालना है तो hc e लैम्डा मिनिमम इंटू, इस ई को यहाँ नीचे उतार लेंगे हम, जैसे हमने पहले किया है सेम वही चीज़ है, फॉर्मूला हमारा वही बनेगा जो पहले बना है। अगर आप लोग को फॉर्मूला पता है तो चीज़ वही रहनी है, बस वहाँ पर यहाँ एनर्जी होता था, इसके यहाँ पर ये वोल्टेज आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी वाला जो काम है वो आपका सप्लाई वोल्टेज से हो रहा है। जो हमारा वो जो ट्यूब था ना, इस तरह से जो मैंने एक कॉलेज ट्यूब बनाया था, ये जो मैंने आपका कॉलेज ट्यूब बनाया था, क्या बना रही है यार, एक्चुअली मैं ना आपका लेक्चर रिकॉर्ड करती हूँ रात में, और तब तक मुझे इतनी नींद आ रही होती है ना, तो ये फिगर विगर बन नहीं पाते हैं। तो ये बनाया था, तो मैंने यहाँ पर क्या बताया कि जो इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहा है ये किस पे डिपेंड कर रहा है, इस वोल्टेज पे। तो यहाँ इस केस में जो आपकी एनर्जी हो गई वो क्या हो गई, वोल्टेज हो गई। तो ये वोल्टेज इक्वल्स टू hc/e लैम्डा, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आर्मस्ट्रॉन्ग। अब हमने वहाँ क्या पढ़ा था कि हमारी एनर्जी क्या होती थी, बाई लैम्डा, और यहाँ पर हम मैक्स लिखते थे, या नहीं भी लिखो आप ऐसे लिख दो, लेकिन यहाँ पर जब हम बात करते हैं इसकी एक्सरेज की तो हमारी वोल्टेज होती है यहाँ पर। बस यही छोटा छोटा डिफरेंस है, फॉर्मूला वही रहना है आपका, फॉर्मूले में चेंज नहीं है। क्वेश्चन में आपका, उस क्वेश्चन में जब आप पढ़ते थे हमारा वो वाला हम टॉपिक पढ़ लेते आपका ड्यूअल नेचर वाला, तो आपसे क्या कहा था कि एक कोई आपका आई एम सॉरी कि आपका कट ऑफ वेवलेंथ समथिंग कुछ आपका दे रखा था, आपकी एनर्जी कितनी है। अब यहाँ क्या बोलेगा, आपको कट ऑफ वेवलेंथ दे देगा एंड आपकी वोल्टेज कितनी है। कट ऑफ वेवलेंथ अगर आप जब ड्यूअल नेचर पढ़ रहे थे तब मैक्सिमम वेवलेंथ को कट ऑफ बोला गया था, जब आप एक्सरे पढ़ रहे हैं तो आपकी मिनिमम वोल्टेज को कट ऑफ बोला जा रहा है। वो तो आपको क्वेश्चन में कट ऑफ करके गिवन है, एंड अब आपको यहाँ वोल्टेज निकालना है। अब सपोज आपको ये वाला फॉर्मूला तो पता है, लेकिन अगर आपको ये वाला फॉर्मूला नहीं पता होता तो आप इसको नहीं सॉल्व कर पाते। फॉर्मूला एक तरह से सेम है, कॉन्सेप्ट भी सेम लग रहा है। यहाँ पर ये आपका वोल्टेज जो ईवी है, ये ईवी है, ये एनर्जी ही है। अब एक तो मैंने आपको बताया फॉर्मूले से ड्राइव कर लें तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप फॉर्मूले से ड्राइव नहीं करते हैं, आपको ये नहीं पता है एनर्जी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अब पता कैसे होगा, क्योंकि अगर आपने एक्सरे वाला टॉपिक पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। तो बस आपका ये मॉडर्न फिजिक्स में यही चीज़ है, बस चैप्टर टू चैप्टर
फॉर्मूला सेम रहता है, बस उसमें माइन्यूट माइन्यूट डिफरेंसेस आते जाते हैं। जैसे यहाँ पर वही फॉर्मूला वोल्टेज की फॉर्म में आ गया, ड्यूअल नेचर में यही वोल्टेज का फॉर्मूले को हम कहते थे स्टॉपिंग पोटेंशियल, यहाँ पर इसी वोल्टेज को हम कह रहे हैं वोल्टेज अक्रॉस द ट्यूब। तो चीज़ वही है, फॉर्मूला आपका मेन यही निकल कर आया। ओके, इसको मैं इरेज कर देती हूँ। ये आपको यहाँ तक तो मुझे लग रहा है समझ में आ गया होगा, कुछ अभी मैंने आपको टफ या डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं समझाई है। आप इसको ये बोल सकते हैं कट ऑफ वेवलेंथ का फॉर्मूला, इसको रिवर्स कर कर आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब मैं आपको प्रोसेस तो ये पूरा समझा ही चुकी हूँ, पर फिर भी एक बार आपको बताने के लिए ये चीज़ मैं लिख देती हूँ कि देखिए, आपका कैथोड से इलेक्ट्रॉन निकलता है, निकल के क्या करता है, आपका इलेक्ट्रॉन मूव करता है। मूव करने के बाद ये कहाँ मूव करता है, एनोड की तरफ मूव करता है। एनोड पे पहुँच के ये स्ट्राइक करता है आपका एनोड पे। अब एनोड पे भी स्ट्राइक करने के इसके पास बहुत सी जगह है कि एटम के अंदर, अगर वो नियर द न्यूक्लियस अगर वो आपका जो है स्ट्राइक करता है, ये आपका एनोड है, एनोड पे बहुत सारे एटम्स हैं आपके। अब इस एक एटम पे अगर ये इस एटम के नियर द न्यूक्लियस पे अगर वो आपका क्या कहते हैं, आपका नियर द न्यूक्लियस अगर वो स्ट्राइक कर रहा है तो क्या होगा, हमारा बेंड करेगा, जो है इलेक्ट्रॉन का पाथ होगा वो बेंड कर जाएगा और आपकी जो एनर्जी है फोटोन की फॉर्म में निकलेगी। ठीक है, दूसरा आपकी जो वेलोसिटी है वो क्या होगी, डिक्रीज़ कर जाएगी आपकी, और जिससे आपका क्या होगा, क्योंकि वेलोसिटी हमारी एनर्जी की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, हमने पढ़ा है काइनेटिक एनर्जी में हाफ एम वी स्क्वायर। तो एनर्जी डिक्रीज़ हुई, वो वेलोसिटी डिक्रीज़ हुई तो आपकी एनर्जी भी डिक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, एनर्जी डिक्रीज़ होने का मतलब क्या है, आपका एनर्जी डिक्रीज़ होती है तो क्या होता है, आपका लेस पेनिट्रेशन हो जाता है। ठीक है, तो अब दूसरा और आपका लेस, और ऐसे केस में क्या होगा, आपकी जो होगा एक्सरेज जो होंगी वो ज़्यादा निकलेंगी आपकी, क्योंकि आपकी एनर्जी कम हो गई, वो सारी की सारी एक्सरेज एनर्जी कम हो गई, मतलब आपकी वेवलेंथ भी बढ़ गई और आपका ज़्यादा एक्सरे निकलेगा। फर्स्ट केस। अब दूसरा केस, अगर आपका वो स्ट्राइक करता है फॉर द न्यूक्लियस, फॉर अवे द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से दूर कहीं स्ट्राइक कर रहा है, सपोज यहाँ कहीं स्ट्राइक किया, ठीक है, और यहाँ से फिर वो यहाँ पर भी आपकी सेम वही चीज़ होगी, बैंड होगा मगर आपका बैंड कम हो जाएगा, फोटोन निकलेगा मगर इसके कंपैरिजन में आपका फोटोन के कम निकलेगा, वेलोसिटी आपकी कम होगी मगर अगर हम इससे कंपेयर करेंगे तो ज़्यादा होगी। सिमिलरली एनर्जी आपकी क्या होगी, इसके कंपैरिजन में ज़्यादा होगी, तो आपका एक्सरेज क्या होंगे, वो आपके कम निकलेंगे। ठीक है, तो आपकी ये चीज़ हो जाएगी, मतलब आपकी वेलोसिटी एनर्जी कम हो जाएगी। तो ये आपका तरीका है एक्सरेज को कॉन्टीन्यूअस तरीके से हमारे इवॉल्व करने का। अच्छा, और कॉन्टीन्यूअस का अब आपने क्या मतलब समझा, देखिए कंटिन्यूअस इमिशन से आप लोग क्या समझ पा रहे हैं। देखिए, मैंने क्या बताया आपको कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो स्ट्राइक करता है जब एटम पे और बेंड करता है न्यूक्लियस के पास से। अब सपोज ये यहाँ पर आया और यहाँ से बेंड कर लिया, आपके हर केस में बैंड हो रहा है, एनर्जी निकल रही है, एक्सरेज निकल रही है, चाहे वो न्यूक्लियस के पास है, चाहे वो न्यूक्लियस से दूर है, चाहे वो थोड़ा सा दूर है, जहाँ से भी आपका इलेक्ट्रॉन हो, आपका हर हाल में एक्सरे निकल रहा है, चाहे कम चाहे ज़्यादा, लेकिन आपकी एनर्जी निकल रही है, एक्सरेज निकल रही है। आपका ग्राफ कुछ आप ऐसे बना सकते हो कि सपोज ये आपकी इंटेंसिटी हो गई, आपकी एनर्जी हो गई, तो आपका कुछ इस तरह से आप ग्राफ बना सकते हो, लाइक कि आपका कंटिन्यूअस निकल रहा है, कंटिन्यूअसली, कम ज़्यादा कुछ भी हो सकता है मगर कंटिन्यूअस इमिशन हो रहा है। ठीक है, अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हमने ये वाला एक टॉपिक देख लिया कि कंटिन्यूअस इमिशन कैसे होता है, कि हमारा वो कहीं पे भी स्ट्राइक कर जाए इलेक्ट्रॉन, हमारा क्या होना है, एक्सरेज को निकलना ही है, चाहे एनर्जी उसकी ज़्यादा हो चाहे एनर्जी कम हो, इट डजेंट मैटर, हमारा एक्सरे मगर निकलेगा ही निकलेगा। ठीक है, अब मूव करते हैं हम अपना दूसरे टॉपिक की तरफ। दूसरा टॉपिक क्या है, मतलब उसी टॉपिक के दूसरे पार्ट की तरफ, जिसमें हमारा क्या है, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे प्रोडक्शन। इसमें आपका क्या होता है, देखिए इसमें हमारा, इस केस में हमारा क्या होगा सिचुएशन, सेम चीज़ इसमें भी वही है। देखिए, ये आपका न्यूक्लियस था, ये आसपास आपके और शैलो है,
पहले वाला फिर भी सही बन गया था, तो पता ही नहीं क्या बन रहा है। ये इसमें इलेक्ट्रॉन से सारे। अब देखिए, मैंने आपको अभी इससे पहले कंटिन्यूअस में बताया कि आपका यहाँ पर ये रैंडम रैंडम कहीं कहीं पे भी आपका इलेक्ट्रॉन आ रहा था, तो आपका कैसे वो निकल रहा था, कितना निकलेगा, वो मैंने आपको बता दिया। एक सेकेंड गाइस। ये भाई क्या बात है। देखिए, अब मैंने आपको ये बता दिया था कि अगर हमारा यहाँ पर इस जगह पे स्ट्राइक कर रहा है तो वो इतना बैंड हो जाएगा, यहाँ स्ट्राइक कर रहा है तो वो कम बैंड होगा, यहाँ स्ट्राइक करेगा तो और कम बैंड होगा, यहाँ से तो फिर वो सीधा ही निकल जाएगा बिना बैंड करे। अब सपोज इन केस अगर हमारा कुछ ऐसा हो जाए सीन, एक मिनट, अब मान लीजिए सपोज अगर हमारा ऐसा सीन हो जाए कि हमारा ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये आ रहा है इधर से, कुछ हमारी वेलोसिटी इसकी v है, और ये इधर से आ रहा है हमारा कहीं से भी, और ये आपका सीधा आके इस इलेक्ट्रॉन से स्ट्राइक कर जाता है। अब इस इलेक्ट्रॉन से स्ट्राइक कर गया, अब क्या सीन होगा भैया, ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन से स्ट्राइक हो गया, तो देखिए अब यहाँ पर आपके ना दो केस बनते हैं। क्या होती हैं, दो सिचुएशन बनती हैं। अब हमें पता है ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के साथ एक कुछ किसी तरह से कनेक्टेड है, किसी एक एनर्जी के साथ बंधा हुआ है। अगर बंधा हुआ नहीं होता तो इधर इधर उधर कहीं पे भाग जाता है निकल के, लेकिन बंधा हुआ है तो उस एनर्जी को हम क्या कह सकते हैं, हमारी बाइंडिंग एनर्जी। क्या हो गई, बाइंडिंग एनर्जी, वो एनर्जी जिससे हमारा ये जो न्यूक्लियस, ये जो हमारा इलेक्ट्रॉन है ये इस न्यूक्लियस के साथ बंधा हुआ है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है ये अपने साथ एक एनर्जी लेकर आ रहा है जिसे हम कह रहे हैं हाफ mv²। अब ये एनर्जी अगर इस बाइंडिंग एनर्जी से ज़्यादा हो जाती है तो ये इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देगा, और अगर ये ज़्यादा नहीं होती है तो ये रिमूव नहीं कर पाएगा, ये यहीं पर इस तरह से डेविएट हो जाएगा। हम मान लेते हैं इस केस को कि हमारे पास जो है इसकी एनर्जी ज़्यादा हो गई है इलेक्ट्रॉन की, ये इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज़्यादा है और इसने बाइंडिंग एनर्जी से, और जो हमारे इनके बीच का बाइंड है वो ये तोड़ देगा हमारा, एंड देन उसकी वजह से हमारे अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। अब बाहर निकलेंगे हमारे दो इलेक्ट्रॉन्स, एक ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा हमारा, साथ में एक हमारा ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन कौन सा है हमारा, जो हमारे शेल में था, ये जो शेल वाला इलेक्ट्रॉन था यहाँ पर। एंड ये इलेक्ट्रॉन कौन सा है हमारा, इसको नाम दे देते हैं हम कैथोड इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये हमारा कैथोड ट्यूब के पास से आया था। अब क्या होगा देखिएगा, इस ऐसी सिचुएशन में जब हमारा ये इलेक्ट्रॉन आके स्ट्राइक किया, देखो तीन सिचुएशन बनती हैं हमारी। ये हमारी इलेक्ट्रॉन आ रही है, एक सिचुएशन कि ये न्यूक्लियस के पास से गुजर जाए, एक सिचुएशन ये न्यूक्लियस के दूर से गुजर जाए, एंड थर्ड सिचुएशन कि ये न्यूक्लियस पे अटैक कर जाए। न्यूक्लियस पे अटैक करता है जब ये, तब क्या होता है, हमारी अगेन दो सिचुएशन बनती हैं, एक की बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा है, एक बाइंडिंग एनर्जी कम है। बाइंडिंग एनर्जी कम है तो कुछ नहीं, बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा है तब क्या होगा, हमारे दो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, एक तो ये जो हमारा आ रहा था ये निकल गया, और दूसरा जो यहाँ पहले से था उसको भी उसने टक्कर मार के बाहर निकाल दिया। अब जब दोनों यहाँ से बाहर निकल गए तब हमारा यहाँ क्या होगा, देखिए अब यहाँ पर क्या होगा, ये हमारा इलेक्ट्रॉन वाली जो जगह थी ये खाली हो गई, यहाँ पे ये वाली इलेक्ट्रॉन इस जगह को हम बोल सकते हैं खाली हो गई। अब जब ये खाली हो गई तो इसको हम क्या बोलेंगे, वैकेंट। ठीक है, अब ये जो हमारा स्पेस वैकेंट हुआ है, अब इस स्पेस को फिल करने के लिए हमारे आसपास के इलेक्ट्रॉन आने लगेंगे, थोड़ा ये इलेक्ट्रॉन आएगा, ये इलेक्ट्रॉन भी आएगा, ये इलेक्ट्रॉन भी आएगा, यहाँ से भी आने की कोशिश करेंगे। अब वो उसको कौन फिल कर देता है वो अलग बात है, लेकिन हमारे आसपास से इलेक्ट्रॉन जो है वो आके इसको फिलअप करने की कोशिश करेंगे, इसमें जंप करेंगे। अब मैंने आपको क्या पढ़ाया था, जो हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर था, कि हमारा इलेक्ट्रॉन अगर एक शेल से दूसरे शेल में जंप करता है
एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप करता है तो ये हमारी एनर्जी को रिलीज़ करता है। किस फॉर्म में? फोटोन की फॉर्म में, या किसी भी फॉर्म में हमारा रिलीज़ कर रहा है, लेकिन एनर्जी रिलीज़ करता है। ठीक है, तो हमारी क्या होगी, ये एनर्जी को अब ये रिलीज़ करेगा। अब सपोज़ हमारा ये आपका E2 शेल था, ये E1 हो गया ये वाला शेल, ये E2 हो गया, ये E3 हो गया, ये E4 हो गया। अब सपोज़ इसको फिल करने के लिए अगर हमारा E1 से जा रहा है, रिवर्स में कोई जा रहा है, तो हमारा जाएगा E1 टू E2, या फिर हो सकता है हमारा E3 टू E2 कुछ आ जाए, या हमारा E4 टू E4 से E2 में आ जाए। तो ये कुछ कुछ आपको हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की तरह नहीं लग रहा जो मैंने पढ़ाया था आपको, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, बामल सीरीज, लेमन सीरीज, पास्टन सीरीज वाला, 4 3 2 1। अब आपका यहाँ से आया इसको फिल करने, हो सकता है यहाँ से भी कुछ इसको फिल करने आ जाए। अब ये मैंने 3 का एग्जाम्पल लिया, सपोज हमारे अगर और ज़्यादा शेल होते तो हमारे और ऊपर ऊपर से आता। तो इस तरह से क्या होंगे, ये हमारे बहुत सारे इनको फिल करने के लिए फोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स आने की कोशिश करेंगे। जब ये ऐसी सिचुएशन होगी कि जब इनको फिल करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगी, हमारी और ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होगी। और ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ कैसे होगी, हमारी फोटोन की फॉर्म में होगी। ठीक है, तो लेकिन क्या होता है, ये हमारा कंटिन्यूअस नहीं हो रहा है। कंटिन्यूअस नहीं हो रहा है इसका मतलब ये हमारा कभी कभी हो रहा है। कब? जब वो इलेक्ट्रॉन पे स्ट्राइक किया और ये पोजीशन वेकेंट हुई, और वेकेंट होने के बाद वो हमारा कितनी एनर्जी के साथ यहाँ पर कौन सा इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है, तो कितनी एनर्जी निकल रही है हमारी। अगर हम उसको ग्राफ पे ड्रॉ करने की कोशिश करें तो देखिए हम कुछ इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। ये हमारा इंटेंसिटी, ये हमारा ग्राफ। ठीक, तो ये देखिए हमारा ये सपोज यहाँ पर आया हमारा E4 E2 से E3 से E2 पर आ गया। फिर हमारा एक सेकेंड, इरेज इट है, क्या हो रहा है, ये अपना आप ही चल रहा है इसमें। इंस्ट्रक्शन कब होगा, कब करता है। ठीक है, ये आ गया। उसके बाद अब आपका ये E4 से E2 पर आ गया, या E1 से E2 पर आ गया। तो आपका अलग अलग टाइम पे अलग अलग तरह से वो आपका एनर्जी को अलग अलग एनर्जी रिलीज़ कर रहा है। ऐसा नहीं है एक कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं रिलीज़ कर रहा है कि कम ज़्यादा बड़ा छोटा हर तरह से नहीं कर रहा है। हो सकता है वो E4 से E2 वाला आ जाए और बाकी और कोई आए ना, या हो सकता है E3 से E2 ये दोनों आ जाए किसी तरह से, और फिर एक को रिमूव कर दे कोई दूसरा अपनी एनर्जी के बेसिस पे। तो हमारा इस तरह से इसको हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अच्छा, अगर हम इससे फॉर्मूला बनाने की कोशिश करें तो देखिए हमारा फॉर्मूला हमारा बस एक सिंपल सी एक ही चीज़ बन पाएगी। देखिए हमने एनर्जी की पढ़ ली, हमारी दो तरह की हो गई, एक हाफ mv² हो गई और एक इसकी हो गई बाइंडिंग एनर्जी। हमारा मूव कब करेगा इलेक्ट्रॉन, जब हमारी ये एनर्जी ज़्यादा होगी बाइंडिंग एनर्जी से। तो हम इसको सिर्फ सिंपल से इतना लिख सकते हैं, अगर हमारी वेलोसिटी निकालने के लिए आ जाए, अंडर रूट वेलोसिटी हमारी ज़्यादा होगी या इक्वल होगी किसके, बाइंडिंग एनर्जी, ट्वाइस ऑफ बाइंडिंग एनर्जी अपॉन में मास। मोर एंड लेस सेम फॉर्मूला बना है, बस डिपेंड करता है आपका इधर लिखा क्या है। मोमेंटम के केस में यहाँ पर हम पी लिख देते थे एंड देन हम उसको आगे सॉल्व करने की कोशिश करते थे। ठीक है, ये आ गया आपका इसमें वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला कैरेक्टरिस्टिक एक्स रेस में। अच्छा, अब हम ना एक चीज़ और देख लेते हैं, इसमें एक ग्राफ और देख लेते हैं, उसके बाद फिर मैं देखती हूँ टाइम कितना है, देन हम उसके हिसाब से आगे कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि बिना न्यूमेरिकल के पढ़ा चैप्टर एंड नहीं हो सकता ना। वैसे तो ऑलमोस्ट एंड हो गया चैप्टर, एक दो टॉपिक्स और रह गए हैं बस। देखती हूँ अभी टाइम कितना है, पहले ये कैनवास तो क्लियर हो जाए ना। चलिए, वो नहीं क्लियर हो रहा। सपोज ये हमारा ग्राफ था, ये हमारा ग्राफ है। ठीक है, इसमें हमें अब ड्रॉ करना है कंटिन्यूअस और कैरेक्टरिस्टिक वाला दोनों। हमने कंटिन्यूअस का ग्राफ देखा था, क्या बना था हमारा, इस तरह से बना दिया था मैंने। कुछ भी कंटिन्यूअस ग्राफ आप ड्रॉ कर दीजिए, डजंट मैटर, ऐसा बनाया ऐसा बनाया ऐसा बनाया, कैसा भी बनाइए आप, कंटिन्यूअस होना चाहिए, क्योंकि वो हर जगह से कहीं से भी इलेक्ट्रॉन जाए वो कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज़ कर रहा था। फिर कैरेक्टरिस्टिक की जब हमने बात करी, कैरेक्टरिस्टिक वाला, तो इसमें हमारा कहीं कहीं बन रहा था डिपेंडिंग ऑन हमारा कि किस वाले एनर्जी लेवल से हमारा किस वाले एनर्जी लेवल में जंप कर रहा है, तो कितना एनर्जी रिलीज़ कर रहा है।
अब सपोज़ अगर ये दोनों प्रोसेस हमारे साथ में चल रहे हैं, साथ में ही चलेंगे, जाहिर सी बात है, क्योंकि ऐसा थोड़ी है कि हमारा ये एटम है, इसमें कुछ तो हमारे मतलब इसके न्यूक्लियस के पास से गुजरेगा, कुछ न्यूक्लियस के दूर से गुजरेगा, कुछ हमारे इलेक्ट्रॉन पे स्ट्राइक करेगा, तो तीनों प्रोसेस साथ में चलेंगे। तो अगर हमारे तीनों प्रोसेस साथ में चल रहे हैं तो जो हमारा ग्राफ ड्रॉ होगा वो हमारा कैसे ड्रॉ होगा? सपोज़ अगर हमारा यही वाला ग्राफ था, सपोज़ हमारा यही ग्राफ है कंटिन्यूअस वाला, इसमें हमारा हम कैरेक्टरिस्टिक वाला ओवरलैप कर देते हैं, ठीक है, बीच में से ये वाला पोर्शन हट जाएगा। तो हमारा कुछ इस तरह से ग्राफ आ जाएगा हमारा। एक सेकेंड, पता नहीं कहाँ ड्रॉ हो रहा है, अपना फैन अपना पे चल रहा है। देखिए, तो हमारा हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं? सपोज ये हमारा कंटिन्यूअस ग्राफ हुआ, ये हमारा एनर्जी यहाँ पर ज़्यादा थी, फिर हमारी यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक का एक एनर्जी ज़्यादा आ गई, फिर एक और कैरेक्टरिस्टिक की वजह से थोड़ी एनर्जी ज़्यादा हो गई। इस तरह से कंटिन्यूअस में रहता था हमारा, तो हमारे पास इस तरह से सिंपल से एक वेव आ जाती थी। ऐसे कैरेक्टरिस्टिक में कहीं कहीं पे हमारा पीक आता है, और जब दोनों को कंबाइन करके हम बनाते हैं तो हमारा नॉर्मल, और जहाँ पर पीक आती है वहाँ पर हमारी एनर्जी लेवल, हम इंटेंसिटी लेवल ज़्यादा दिखा देते हैं, ठीक है। तो ये अब आपको यहाँ से क्या समझ में आ गया? आपको एक्सरे समझ में आ गया होगा कि एक्सरे हमारा क्या रेंज का होता है, कितने टाइप का होता है, कैसे प्रोड्यूस होता है, और उसका फॉर्मूले क्या होते हैं। बस एक ही फॉर्मूला हमारा मेन इंपॉर्टेंट निकला, EV इक्वल्स टू हाफ mv² वाला, और दूसरा पोटेंशियल वोल्टेज इक्वल्स टू HE लैम्डा मिनिमम, या फिर इसको हम 12400 अपॉन में लैम्डा ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, एक्चुअली ये 1240 नहीं होगा, ये 12431 करके होगा, बट यू कैन यूज 1240 अकॉर्डिंगली। ओके, सो दिस इज द वैल्यू, दिस इज द आंसर, सॉरी नॉट द वैल्यू, नॉट द आंसर, दिस इज द आपका फॉर्मूलाज, ये दोनों फॉर्मूलाज, एंड आपका थ्योरी पार्ट मैंने आपको बता दिया है। एंड लेट मी चेक द टाइम, हमारा लेक्चर कितना बड़ा हो गया। या गाइज 1 घंटे का लेक्चर अपना ऑलरेडी हो चुका है। इसमें आपका ना 1-2 टॉपिक इंपॉर्टेंट रह गए हैं, और आपका एक तो मूजलीज लॉ, एक ब्रैग्स लॉ करके भी है आपका, जो आपका बेसिकली तो ऑप्टिक्स से डिपेंड करता, ऑप्टिक्स वाले चैप्टर में से है, मगर ठीक है हम यहाँ पे भी उसको पढ़ लेंगे क्योंकि उसके बेस न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम हमारा मूजलीज लॉ एंड ब्रैग्स इक्वेशन देख लेंगे, और उसके अलावा कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। इस लेक्चर को, इस वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ, और अगर आपको कुछ भी डाउट है, कुछ समझ नहीं आया है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में, या फिर जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है उसका डिस्क्रिप्शन लिंक, उसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, प्लीज़ उसको ज्वाइन कर लीजिए। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने के लिए मिला है, कुछ भी आपको यूज़फुल लगे, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और सबसे सब्सक्राइब करवाइए। एंड दिस इज़ इट फॉर टुडे गाइस। कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में उसको पूछिए, और मैं आज की वीडियो को अब यहीं एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।